हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो आज हम वन लाइनर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि वन लाइनर करवा दीजिए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है TRE 2.0 का, तो उसी के लिए ये महत्वपूर्ण है वन लाइनर प्रश्न। इसमें सभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं करवाए हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट मतलब सारे टॉपिक से मतलब पूरे साहित्य से इसमें से जो वन लाइनर करवाए जा रहे हैं। सभी प्रकार के प्रश्न इस वन लाइनर में मिल जाएंगे आप सभी को। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो सभी के लिए। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा आते रहे हैं और आते हैं। ऐसे प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है। तो सभी से निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दिया करें, सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है। आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का ये उपन्यास है अंतिम अरण्य। इसके बाद है वे स्वभाव परशुराम, किसका उपन्यास है। आंसर हो जाएगा इसका विशंबरनाथ उपाध्याय। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है शीलमती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है, और आंसर हो जाएगा इसका सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण का ये महिला नाटक महिला पात्र है, जिसका नाम है शीलमती। आंसर प्रश्न देखेंगे दूसरा, मूल मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है, किसकी कृति है। आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती की। इसके बाद हम देखेंगे बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। वैसे तो बिहारी के द्वारा लिखी हुई है, जिसका नाम है बिहारी सतसई। इसके अलावा भी किसने लिखी है ये देखेंगे। आंसर हो जाएगा ये पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखित है। इसके बाद हम देखेंगे नैया बिच नदिया डूबत जाए, किसकी युक्तियां हैं, किसकी ये लाइनें हैं। आंसर हो जाएगा इसमें कबीरदास जी। कबीरदास की उलटवासियों में ये ऐसे प्रश्न, ऐसी जो लाइनें, ऐसी युक्तियां मिलती हैं, और जिसमें उल्टा पुल्टा हमें अर्थ के जो हमें शब्दों के उल्टा हमें अर्थ स्पष्ट होता है। इसके साथ ही इसमें जो लिखा है नैया बिच नदिया डूबत जाए, कि नाव में नदी नहीं डूबती है, नदी में नाव डूबती है। इसे ही उलटवासियाँ कहते हैं। कबीर की उलटवासियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे साहित्य में। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है माध्यम किस संस्था की पत्रिका है। आंसर हो जाएगा साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ये प्रमुख पत्रिका है माध्यम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बिनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी कादम्बिनी पत्रिका, हम सभी ने पढ़ी होगी, और इसके प्रथम संपादक पूछे हैं कादम्बिनी, और आंसर हो जाएगा इसका बालकृष्ण राव। बालकृष्ण राव के द्वारा ये प्रथम संपादन किया है। और पासंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा परवेज। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रतीक्षा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है दुखिम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है। आंसर हो जाएगा ममता कालिया। ममता कालिया का बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है दुखिम सुखम, बहुत बार रिपीट होता है। इसके बाद है संसद से सड़क तक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये इनकी रचना, संसद से सड़क तक धूमिल की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद है जिंदगी नामक किसकी कृति है। आंसर हो जाएगा कृष्णा सोमती। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न तुम्हारे लिए किसकी कृति है। हिमांशु जोशी। आंसर होगा हिमांशु जोशी। इसके बाद देखेंगे, कम से कम मैंने कोशिश करूंगी कि 100 से थोड़ा बहुत ही कम रह जाए तो रह जाए, वरना 100 प्रश्नों को सॉल्व कर पाऊंगी। तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू लाल तेली की नाग। बाबू लाल तेली की नाग नामक कहानी के रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश। आंसर होगा स्वयं प्रकाश। इसके बाद देखेंगे अकेला पलाश और समरांगण उपन्यास किस महिला उपन्यासकार का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास है अकेला पलाश।
बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। अकेला पलाश और सम्रांगढ़ उपन्यास जो है वो है मेहरून परवेज़ का, ऊपर भी एक आया है। इसके बाद है सफ़रनामा। सफ़रनामा किस के द्वारा रचित रेखाचित्र संग्रह है? आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश का है। कुंजन जान उपन्यास किसका है, किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा ये उपन्यास है नासरा शर्मा का। महिला उपन्यासकार कहीं ना कहीं हमारे पेपर में बहुत महत्व रखती हैं। बहुत प्रश्न बनते हैं, 2-4 प्रश्न तो बन ही जाते हैं महिला साहित्यकार से। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसी चंदन घिसे शीर्षक रचना के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ये व्यंग कथाकार हैं हरिशंकर परसाई। इन्होंने लिखा है, एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है तुलसीदास चंदन घिसे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? आंसर होगा भारत भूषण। इसके बाद है रहने पर रघु किस का उपन्यास है? रहने पर रघु। आंसर हो जाएगा काशीनाथ का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा। मानवीय काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। आंसर होगा गोपाल सिंह नेपाली। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है नैन बिच नदिया डूबत जाए। ये ऊपर वाला ही प्रश्न आ गया है। नैया बिच नदिया डूबत जाए, तो ये कबीरदास की उलटवासियों से प्रश्न लिया हुआ है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। नए साहित्य का सौंदर्य साहित्य किसका रचना है? नए साहित्य का सौंदर्य साहित्य। आंसर हो जाएगा मुक्तबोध की आलोचनात्मक रचना है। ओ बरोड़ा की शांत कछार किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद कामायनी से ये प्रमुख पंक्तियां ली हुई हैं। ओ बरोड़ा की शांत कछार ये प्रमुख पंक्तियां हैं कामायनी से। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बंगाली कवि ईश्वरचंद गुप्त ने किया है। ये बंगाली हैं। ब्रजबुली शब्द का ब्रजबुली और ईश्वरचंद बंगाली कवि हैं। ईश्वरचंद, उन्होंने ब्रजबुली कहा है भाषा को। इसके बाद हम देखेंगे सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्द पर स्वर साधना उपयुक्त चित्रण देना ही गीत है। ये महादेवी वर्मा का कथन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। कामायनी को फंतेसी किसने कहा है? तो मुक्तबोध ने कामायनी को फंतेसी रचना कहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न है कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। नागेंद्र के द्वारा प्रमुख कथन है ये। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। इसके बाद देखेंगे कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। ये किसने कहा है? कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, तो ये नंद दुलारी के द्वारा कहा गया कथन है। इसके बाद हम देखेंगे कामायनी की मूल संवेदना ये माना है आनंदवाद की स्थापना के साथ में ये जोड़ा गया है प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट। अंतिम प्रसिद्ध छायावादी कवि कौन है? माना जाता है कि छायावादी कवि 4 माने गए हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि अंतिम छायावादी कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत और उनकी रचना है गुंजन। पंत का अंतिम छायावादी का जो रचना है उसे गुंजन के नाम से जानते हैं। गुंजन का प्रसिद्ध है। अश्लीलता का आरोप लगाया है नई कविता पर। किस पर अश्लीलता का आरोप लगा है? तो ये नई कविता पर लिखा हुआ है। माना जाता है कि नई कविता में जो लोगों ने साहित्य लिखा है उसमें अश्लीलता का थोड़ा सा पुट कहीं ना कहीं दिखता है, तो अश्लीलता का आरोप लगाया है नई कविता पर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न है भारतीय कोलंबस कहाँ जाता है? भारत का कोलंबस किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम बुद्ध। न्याय दर्शन महर्षि गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया है और न्याय दर्शन जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है संस्कृत सुभाषितानी संग्रह ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की है? संस्कृत में सुभाषितानी नीति शतक किसने लिखे हैं? आंसर हो जाएगा श्री भर्तृहरि के द्वारा लिखे हुए नीति शतक है। इसके बाद है श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक किसकी रचना है? ये भी रचना है भर्तृहरि की, श्री भर्तृहरि के द्वारा लिखित है श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इसके बाद हम देखेंगे
संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। संस्कृत के बहुत बड़े प्रथम व्याकरणकर्ता माने जाते हैं और महर्षि पाणिनि। उनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कालिदास रचित प्रमुख नाटक हैं। कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं ये आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशी, तीसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। तो कालिदास ने मुख्य रूप से 3 ही नाटक लिखे हैं। वैसे इनकी 7 रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं उनमें। लेकिन यहाँ बात आई है नाटक की, तो आप लोग देखेंगे 3 नाटक लिखे हैं जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी और है मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कालिदास द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो काव्य ग्रंथ कौन से लिखे हैं? पहला है रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूत और ऋतुसंहारम है। ये खंड काव्य माने जाते हैं और महाकाव्य माने जाते हैं, तो ये दोनों ही हैं इनमें। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा कालिदास रचित महाकाव्य कौन सा है? तो रघुवंशम और कुमार संभवम जो इनके रचना है वो एक महाकाव्य हैं। महान रघु कुमार हैं जो महान हैं, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। महान कौन है? रघुवंश के जो राजकुमार थे यानी कि भगवान राम, और उन्हीं को हम बोलेंगे वो थे महान। और यहीं से ऐसे ही इस ट्रिक के आधार पर हम इनको याद कर सकते हैं और कालिदास के महाकाव्य हम समझ जाएंगे जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे खंड काव्य। कालिदास की रचित खंड काव्य हैं। कालिदास के कौन से रचित खंड काव्य हैं? मेघदूत और ऋतुसंहारम, ये दोनों ही इनके खंड काव्य हैं। ऊपर हमने महाकाव्य बता दिए थे और नाटक भी बता दिए थे, तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ टोटल रचनाएं मिलती हैं कालिदास की, जो हम समझ सकते हैं, जिसमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। इसके बाद हम देखेंगे नचिकेता की कहानी कौन से उपनिषद में आती है? आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता का वर्णन मिलता है। हंस जवाहर रचना किस सूफी कवि के द्वारा रचित है? तो आंसर हो जाएगा कासिम शाह के द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है हंस जवाहर। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट तुलसीदास की कौन सी रचना ने लोकभाग्य रामायण का स्थान लिया है? लोकभाग्य रामायण के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका हम सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ रचना मानी गई है, जिसके सुंदर छंदों ने सामान्य जनमानस में विशेष स्थान लिया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों को विभाजित किया है? किन 2 तथ्यों के आधार पर इन्होंने अपने काल विभाजन किया है? तो पहला है जो तथ्य है वो है ग्रंथों की प्रचुरता, दूसरा है ग्रंथोों की प्रसिद्धि। यानी कि जो इन्होंने काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास में जो कालों का खंडन किया है वो 2 ग्रंथों की जो प्रसिद्धि से के आधार पर इन्होंने कालखंड को विभाजन किया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम ऋतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। माना जाता है इनकी एक रचना है मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रथम सेकंड रचना मानी जाती है मिश्र बंधुओं की, जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। इसमें माना गया है कि इन्होंने कवियों के परिचय के आधार पर इतिहास का विभाजन किया है, तो यही प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा वो इतिहास ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में 3 रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है जो जिड़ सासड़ भासहु सो मही कही सारु जो पाइन सज भाव करे सो तर पावन पारो। किस दोहे के रचनाकार हैं? ये किस के दोहे हैं? आंसर हो जाएगा देवसेन के प्रमुख ये पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है साहित्य की झांकी नामक निबंध के संकलन के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा गौरीशंकर सत्येंद्र।
इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी हैं। आंसर होगा रामचंद्र तिवारी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आज का हिंदी उपन्यास समालोचना के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो आंसर होगा गुलाब राय। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज किसका बहुचर्चित आलोचनात्मक ग्रंथ है? शुद्ध कविता की खोज। आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज आचार्य रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है। नई कविता के प्रतिमान किसके लेखक हैं?